नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाइए प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। यस, पोजीशन वेक्टर क्या होता है और इसको हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट दे दिया P, ये बोल दिया गया x, y, ठीक है। ये प्लेन ले लिया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों किसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे। ये हो गया x और ये हो गया y एक्सिस। ये हो गया आपका ओरिजिन 0,0। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0। अब इसकी पोजीशन बतानी है, लोकेशन बताना है कि कहाँ पे, तो किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो एवरी पॉइंट होता है हैज अ स्पेसिफिक पोजीशन। हर एक का एक पोजीशन स्पेसिफिक होता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन चेंज कर दें तो इसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये होता है इफ ओरिजिन। ये क्या है, कभी कभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, ट्रू एंड फॉल्स वाले में, उनमें लाइनें लिखी होती है इसलिए लिख रहा हूं। इफ ओरिजिन इज चेंज्ड then what? Sir, position of particle, or you can say position of what? Point also changes. Very good, शाबाश। प्यारे बच्चों ध्यान दो, कहने का मतलब अगर यहाँ से इसके पोजीशन मुझे लिखना है तो प्यारे बच्चों इसका जो पोजीशन आ जाए, पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखना क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इसको बोलते हैं ओपी वेक्टर। क्या बोलते हैं? ओपी वेक्टर। आप इसको आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओपी वेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। एक्स वाले में से एक्स का कोऑर्डिनेट, ये एक्स का होता है पहले वाला कोऑर्डिनेट, एक्स माइनस 0। एक्स की तरफ कौन सा एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन शो करता है? आई केप, वेरी गुड। और y के अलोंग कौन सा होता है? जे केप। तो x आई केप यहाँ लिख दिया, प्लस अब y वाले में से माइनस करो, y माइनस 0 क्या आ जाएगा? जे केप। ओपी को हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर। तो ये हो गया x आई केप प्लस y जे केप। प्यारे बच्चों ये आ गया पोजिशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट का क्या आ गया? ये पोजीशन वेक्टर आ गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछ लूं कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सर फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट। कोई पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट ए इज इक्वल टू -2,4 मीटर। ये कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन फाइंड कीजिए। अब हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर नहीं बोला जाए तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है? ओरिजिन ही फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका पोजीशन आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी, ओरिजिन क्या होता है? 0,0। एक्स वाले में से इसको माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल किसको माना जाता है? ओरिजिन को, फाइनल इस पॉइंट को। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से? यस, यहाँ से आ जाएगा, हाँ, -2,0 आई के प्लस 4 - 0 जे के। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ से -2 आई के प्लस 4 जे के। इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना सीख लिया है प्यारे बच्चों। अब मैं बात करूँगा यहीं से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो आइए यस मैजिक वाइप द बोर्ड, जितने मेरे बच्चे लाइक करेंगे। प्यारे बच्चों थैंक यू मैजिक। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, हम जब डील करेंगे इन चीज़ों से तो हमें पता होना चाहिए। ये मैथ्स में भी आता है ना, मैथ्स में भी आता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी लोकेशन चेंज करके किसी और पॉइंट पे चले गए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब जाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे आना है,
P से Q पॉइंट पे आना है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और यहाँ का हो गया कोऑर्डिनेट x2, y2। अब आप यहाँ से भी होके आ सकते हो, ऐसे आप इधर से कहीं और रास्ते से आ सकते हो, इधर से आ सकते हो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ? तो यही होगा, सीधा सा मिला दीजिए। ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ थी, क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसको R1 बोलूँगा। सिमिलर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? R2 वेक्टर, ठीक है। आप सॉलिड लाइन बना सकते हैं, आप सॉलिड लाइन बना सकते हैं, मैंने डेडेस में बनाया है। ये जो आएगा ये आ जाएगा दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको PQ वेक्टर भी हम बोलेंगे। तो आइए क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट? आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिएगा डियर स्टूडेंट। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, कौन सा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वेरी गुड, शाबाश सर। उधर कहां तक लेके जा रहे हो? समझ गए ना? फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, बस ये ध्यान रखना। अब देखो फाइनल कौन सा है? Q, इनिशियल क्या है? P। तो इसका जो होता है वो क्या होता है? OQ फाइनल, और इनिशियल क्या है? OP वेक्टर, जिसको R1 बोला है। तो मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें यहाँ फाइंड करना है PQ वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा है? OQ वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर। आपने PQ को किससे रिप्रेजेंट किया है? R से। तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हो? R वेक्टर। OQ फाइनल जो है उसको क्या लिखा आपने? R2, तो ये लिख दिया आपने R2 वेक्टर माइनस OP को इनिशियल वेक्टर आपने क्या लिखा है? R1 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों बता दे फटाफट से क्या डाटा आया है यहाँ पे। इसका बता सकते हो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में? x2 i कैप एंड y2 j कैप। तो ये हो जाएगा यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस इसका क्या आया था? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्या आंसर आ जाएगा सर? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। आई कैप वालों को सोल्व कर लिया, जे कैप वालों। इस तरह से आपके पास में पोजीशन वेक्टर आ गया PQ वेक्टर। इस तरह से ये जो पोजीशन वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये पार्टिकल, ये कोई बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई तो आपको करना क्या है सर? फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1, ये आ गया जे कैप। तो एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, ये हो गया एग्जाम्पल। हम ले लें इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 2,3 मीटर टू अदर पॉइंट बी बोल को, अदर पॉइंट होगा उसका 6,5 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से? इनिशियल पॉइंट आपको क्या दे रखा है सर? इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट आपको दे रखा है 2,3 मीटर। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगी? R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 i कैप प्लस 3 j कैप। यूनिट जरूर लगाएं, जो यूनिट होता है मीटर। हाँ जी फाइनल पॉइंट क्या आ जाएगा? 6,5 मीटर। इसकी पोजीशन लिखोगे, पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगी? 6 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपको फाइंड करना है, ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट करो आप, कैसे? 6 माइनस 2 आई कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप। देख लीजिएगा, आंसर बता दीजिए फटाफट से क्या आ गया?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर 4ik प्लस 2j, यूनिट क्या है मीटर। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। सिंपल है ना, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिल्कुल सिंपल है, हमने फाइंड करना सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। आ जाइए बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम ट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। हाँ जी, देखिए आपको कोई वेक्टर गिवन है, मान लीजिए आपको कोई वेक्टर गिवन है, ए बी वेक्टर जो आपके पास में लिखा हुआ है वो है 2ik प्लस 3j प्लस 4k, ये लिखा हुआ है ना। अब पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, ये अभी वेक्टर फॉर्म में है। जब आप प्यारे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसको सिंपल मोड लगा के और सिंपल ए बी लिख सकते हैं। क्लियर है। स्क्वायर रूट लगाएंगे और जो भी आई केप जे केप के कोफिशिएंट है, आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट है, उनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, रूट में कितना आ गया 29 आ गया। इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो हमने ऐसे ही रख दिया उसको। क्लियर है। अरे बोलो क्लियर है नहीं यार। आई केप जे केप के केप का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, ऐड करके रूट ले लो, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आ गया वैल्यू आ गया। सिंपल ये करना है आपको। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपके सामने देखिए फाइंड करें प्यारे बच्चों। यहाँ से ये आपको दे रखा है कोई आर वेक्टर इज इक्वल टू 3ik माइनस 4j, है ना, ये मीटर है। तो बताएं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। मैग्नीट्यूड ऑफ इट क्या आ जाएगा सर, इसका मोड लेंगे, सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या आ जाएगा सर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, पॉजिटिव लगाना है यहाँ पे, ध्यान रखना हमेशा ऐड किया जाएगा, और जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस ये माइनस का स्क्वायर करने पे ये प्लस हो गया 16। तो कितना आ गया 25 और रूट में क्या आ जाएगा बाहर 5 मीटर। ये यूनिट जरूर लगा दें 5 मीटर। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब मैग्नीट्यूड अगर आपको पता लग गया तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है वो फाइंड कर सकते हो। क्या होता है यूनिट वेक्टर। आप लोगों को मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर डेफिनेशन याद है। हाँ, यूनिट वेक्टर होता है सर, जैसे मान लीजिए आर का ही निकालना यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, और ये होता है सर आर केप से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। तो इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि यही तो है वैल्यू आर। हाँ जी, आर वेक्टर क्या है सर, ये रहा 3ik माइनस 4j। अरे करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर तो गिवन है 3ik माइनस 4j, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5, वैल्यू कर दो भैया 5। तो ये आ जाएगा 3/5 ik माइनस 4/5 j, और यूनिट क्या है मीटर। तो इस तरह से आपके सामने आ गया यूनिट वेक्टर। आप इसका मैग्नीट्यूड लेके देख लें 1 ही आएगा। अरे भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1। देखो अभी देखो प्रूव करता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। रखिए देगा 3/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4/5 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 9/25 प्लस 16/25, ये आ जाएगा 25/25 इज इक्वल टू 1। बताइए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बहुत यूज आएगा, बहुत। मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, यूनिट वेक्टर हमने निकालना सीखा। यूनिट वेक्टर क्या से निकालोगे सर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। यस मैजिक प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब नया टॉपिक है कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर।
कोई वेक्टर है, मान लीजिएगा डियर स्टूडेंट मैं 2D लेता हूँ, पहले क्या कंसीडर कर रहा हूँ, 2D में देख रहा हूँ, 2D कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट? 2D कंपोनेंट्स। और इनको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं लोग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रेक्टेंगल कंपोनेंट्स बोल दें, 2D कंपोनेंट्स बोल दें, फैक्टर बोल दें, ठीक है, फैक्टर नहीं फैक्टर बोल दें। तो कैसे, जैसे ये कोई वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर R, ये कोई R वेक्टर है प्यारे बच्चों, ना। अब इसको आप कंपोनेंट करना है, सर किसके अलोंग? सर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल केवल एक ही है, पैरेलल टू अर्थ। हॉरिजॉन्टल एक ही है, पैरेलल टू अर्थ। वर्टिकल की बात करोगे तो वर्टिकल एक ही है, नॉर्मल टू सरफेस ऑफ अर्थ। ये पैरेलल हो गया अर्थ के, ये नॉर्मल हो गया, तो इसको वर्टिकल बोला जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल। लेकिन एक्स वाई जेड आप कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ना, वो आपकी इच्छा, आप किस डायरेक्शन में भी अज्यूम कर सकते हो। मैं वापस से बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल तो केवल जो अर्थ की सरफेस है उसके पैरेलल होगा, और जो वर्टिकल होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा पॉइंट मैंने बोला आपको कि सर एक्स वाई जेड आपकी इच्छा है, आप इधर भी बोल सकते हो सर ये एक्स है, तो इधर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है सर आप इधर बोले एक्स और इधर बोले वाई, ठीक है, लेकिन दोनों में 90 डिग्री क्या रहना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होगा? पैरेलल टू अर्थ सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वर्टिकल होगा। अर्थ का सरफेस अगर ऐसा है, ये अर्थ है प्यारे बच्चों, तो ये हमेशा पैरेलल वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और इसके परपेंडिकुलर वाला वर्टिकल होगा। एक्स वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट आपकी इच्छा है, आप किधर भी अज्यूम कर सकते हैं। बहुत यूज आएगा, बहुत यूज आएगा, ये डेप्थ में बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन से डील करेंगे तब ये चीज़ें काम में आती है, ठीक है। तो यस मैजिक, इनको करें विदा, इस पे आ जाएं। थैंक यू मैजिक। नाउ प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप देखो ये किसी एंगल पे है थीटा पे, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया है ना, और ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया है ना। हाँ जी, अब मेरे को इसको कंपोनेंट करने हैं, दो कंपोनेंट, देखो दो कंपोनेंट एक्स और वाई के, ठीक है। अब एक्स और वाई, तो ये आप बता सकते हो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से ये ट्रायंगल बन गया, ये वह क्या आएगा, ये वाला लेंथ अगर इसको बोलो O, इसको बोलो A, और यहाँ से इसको बोलो B, ये हो गया C। ये OC का यहाँ वाला कंपोनेंट क्या आएगा? याद रखना, थीटा के एडजेसेंट वाला, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कोस थीटा आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थीटा के पास वाला कोस थीटा आता है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और किसका कंपोनेंट? आर का, तो ये लिख देंगे आर कोस थीटा। ये जो यहाँ से यहाँ का जो आएगा कंपोनेंट, वेक्टर लेंथ जो आएगी वो आर कोस थीटा आएगी। और जो वर्टिकल वाला हो गया, जो वर्टिकल वाला हो गया वो कितना आएगा? आर साइन थीटा। कितना आएगा? आर साइन। इसका थीटा के पास वाला आर कोस थीटा और परपेंडिकुलर वाला आर साइन थीटा, मतलब ये दोनों बराबर है, ए सी ओ ए बी एक ही बात है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से पॉइंट? वेरी गुड, शाबाश। इसका कंपोनेंट आर कोस थीटा और इसका कैसे? आर साइन थीटा। सर कैसे आया? अरे भाई सिंपल है। कैसे? या तुम लोग भी देखो, ध्यान दो, कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ओ ए। हाइपोटेनस क्या है? ओ सी। मुझे क्या चाहिए? ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ओ सी कोस थीटा। अच्छा, ओ सी क्या अज्यूम किया हमने? आर, ठीक है, आर कोस थीटा। तो ओ ए क्या आ गया? ओ ए क्या आ गया? आर कोस थीटा। ऐसे मुझे बताओ साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? एसी अपॉन हाइपोटेनस। एसी को क्या बोल सकते हो? ओबी। एसी और ओबी दोनों क्या है? बराबर है प्यारे बच्चों। तो ओबी अपॉन ओसी, तो मुझे ओबी क्या मिल जाएगा यहाँ से? सर ओबी मिल जाएगा आपको ओसी इंटू साइन थीटा।
ध्यान दो, OC कितना है R, तो ये हो जाएगा यहाँ से R sin थीटा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बने रहिए, जी जान से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा R cos थीटा और ये हो जाएगा R sin थीटा। किसी पॉइंट को वीक नहीं रहने देंगे आपके, ध्यान देखिए यही प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पे। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट करना सीख लिया प्यारे बच्चों। अब मैं अगर बात करूं डायरेक्शन की, सर डायरेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, डायरेक्शन ऑफ, मान लेता हूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे सर ये दो कंपोनेंट आपने लिखे है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात करते हैं उससे पहले ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आए प्यारे बच्चों, अब इन कंपोनेंट की टर्म में रिजल्टेंट को लिखते हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट क्या आता है सर, आर वेक्टर यानी OC वेक्टर, उसको किसकी टर्म में लिख सकते हो, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। OC क्या है, OC देखो R है, ये हो गया सर R। OA क्या है, OA क्या है सर, R cos थीटा अलोंग I केप, तो ये हो जाएगा R cos थीटा अलोंग I केप। अच्छा OB क्या है सर, R sin थीटा अलोंग J केप, तो ये हो जाएगा यहाँ से R sin थीटा J केप। इस तरह से हम कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं किसी भी वेक्टर को। आपने R वेक्टर दिया, मेरे को एंगल दे देंगे तो मैं अलोंग I केप, ऐसे cos थीटा, ये अलोंग साइन थीटा। एंगल का ध्यान रखना, जो एंगल है उसके पास वाला क्या आएगा, कोस थीटा का कंपोनेंट आएगा। गेटिंग प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यही तो है रिजल्टेंट नेट, या इसको क्या बोलते हैं नेट, आर वेक्टर विथ किसके रेस्पेक्ट, किसके साथ में निकाल दो, मान लो किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, आई के के साथ, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में आर वेक्टर का एंगल कितना, थीटा, यही डायरेक्शन है, यही क्या है डायरेक्शन। तो कैसे फाइंड करोगे सर, टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है प्यारे बच्चों, AC, बेस क्या है OA, है कि नहीं है, हाँ जी AC। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, एक बात और यहाँ बोलना भूल गया मैं, इस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, जो हॉरिजॉन्टल इसको बोल देते हैं RX, ये x क्या लोगे RX, इसको क्या बोल देते हैं RY। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे लो, इसको बोल सकते हैं सर RX I केप प्लस RY J केप। तो यहाँ से क्लियर होता है कि सर R वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x के अलोंग कंपोनेंट, y के अलोंग कंपोनेंट। तो मैं AC क्या है, AC तो सर ऊपर y के एक्सिस में है, तो इसको लिख दूंगा RY वाला कंपोनेंट, OA क्या है RX वाला कंपोनेंट। और यहाँ से फाइंड कर लेंगे थीटा इजिकल टू tan इनवर्स RY अपॉन RX। ये थीटा निकालने के लिए tan को उधर ले जाते हैं, जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी देखिएगा है ना, क्वेश्चन करते हैं और पूरा क्लियर होगा आपको यहीं से। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। वेट, रुक जाइए मैजिक, रुक जाइए, ध्यान दो प्यारे बच्चों। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मैग्नीट्यूड। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए प्यारे बच्चों, कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड, सर मोड ले लेंगे, क्या कर लेंगे, मोड, प्यारे बच्चों मोड ले लेंगे और क्या करेंगे, आई केप वाला जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, वाई केप वाला है उसका स्क्वायर करके, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। शाबाश। तो आगे चले, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, 3D में। अगर मैंने ले लिया 3D, ठीक है, 3D कंपोनेंट्स, 3D कंपोनेंट्स समझ गए होंगे, एक्स वाई जेड लेना चाह रहा हूँ मैं। प्यारे बच्चों यही वो आर वेक्टर है, हाँ जी यही वो आर वेक्टर है जिसका मैं कंपोनेंट करूँगा। अब मेरे को 3D ड्रॉ करना पड़ेगा और आप देखिएगा 3D कैसे मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ से हम बना देते हैं वाई एक्सिस
और इधर बना देते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। प्यारे बच्चों, अब ये बोर्ड पे नहीं है, ये पॉइंट ऐसे हैं, जैसे ये एक्स, ये वाई और ऐसे जेड। ठीक है, और ये कोई पॉइंट ऐसे आर। अब हमें हवा में तो बना नहीं सकता, जूम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ऐसा फील हो तो 3D में बना दिया। एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होते हैं, पता ही है। हाँ जी, अब ध्यान दो, माना एक्स के, लेट कंसिडर एक्स एक्सिस के साथ में आर वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो कितना है, एल्फा। कितना बना रहा है, एल्फा। और वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है प्यारे बच्चों, उसको बोल दिया बीटा। सर फिर जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको बोल दीजिए प्यारे बच्चों गामा। उसको क्या बोल दिया, गामा। यस, ये गामा है, वाई जैसा है लेकिन इसको ऐसे यूं लिखा जाता है, ये गामा है। दिस इज द गामा। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दो, मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इसके 3 कंपोनेंट आएंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ सर, आर वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स के अलोंग कंपोनेंट आई के प्लस वाई के अलोंग कंपोनेंट प्लस जेड के अलोंग कंपोनेंट के। इस तरह से तीनों का सम करके आप क्या लिख सकते हैं, इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा पहले बच्चों, फटाफट से बता दें। मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा सर आर एक्स का स्क्वायर। हाँ, कितना ही वेक्टर हो, 3 आएंगे, 2 आएंगे, आई केप जे केप के केप, उनका क्या करें, स्क्वायर करें, ऐड करें और रूट ले लें, मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, इसके यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर केप, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। इस तरह से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, सारी चीजें बता रहा हूँ जो यूज हो रही है वैसे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे वापस कि सर इसका कंपोनेंट लेंगे एक्स के अलोंग, तो आर और ये एंगल, तो एंगल के पास वाला क्या होता है, आर कोस एल्फा। कौन सा आता है, मैं ये डायग्राम को खराब नहीं करूंगा, केवल आपको ध्यान रखना ये आर है। एक्स के पास में जो कंपोनेंट आएगा, जैसे ये वाला कंपोनेंट यहाँ से देखिएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा आर कोस एल्फा। सर आपकी बार तो वाई के साथ में भी एंगल दे रखा है, तो वाई वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, फटाफट बताएं। जो वाई के साथ में आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आर कॉस बीटा। साइन मत लिख देना, क्यों, साइन इसी एंगल के लिए लिखते तो लिखते आर साइन एल्फा लिखते तो, लेकिन ये तो बीटा इसके साथ में एंगल है, तो जिसके पास वाला जो एंगल के पास वाला कंपोनेंट लिखते हैं तो वो हमेशा कोस में ही लिखते हैं। हाँ, एल्फा के लिए लिखता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, तो यहाँ क्या लिखता, साइन। ये ध्यान रखना, एंगल के पास वाला कंपोनेंट कोस में, तो मैं तीनों कोस में लिखूंगा, तीनों एंगल गिवन है ना मेरे को, इसलिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, सर आर रेक्स आ जाएगा आर कोस एल्फा। शाबाश। तो यहाँ से कोस एल्फा क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से जो कोस एल्फा आ जाएगा ये आ जाएगा कोस एल्फा इजिकल टू हॉरिजॉन्टल एक्स के अलोंग कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। ऐसे में आर वाई को क्या लिख सकता हूँ सर, आर साइन, सॉरी साइन क्यों, कॉस, कॉस कॉस बीटा, एंगल दे रखा है तो यहाँ से आ जाएगा कॉस बीटा, ये हो जाएगा आर वाई अपॉन आर। साइन क्यों नहीं ले रहा पता है ना भाई, एंगल दे रखा है, ये एंगल नहीं देता तो इसके लिए भी साइन लिखता, परपेंडिकुलर हो जाता, दूर हो जाता, दूर वाला, पास वाला है खुद एंगल दे रखा है तो कोस में लिखो ना, प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है आर जेड, आर इज इक्वल टू कॉस गामा, गामा दे रखा ना, ये रहा, तो ये आ जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड अपॉन मैग्नीट्यूड। अब एक बात बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये होती है, इनको, इसको बोल दिया जाता है एल, इसको बोल दिया जाता है स्मॉल एम, इसको बोल दिया जाता है स्मॉल एन। कोस अल्फा एल, कोस बीटा एम, कोस गामा एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, पूरा अटेंशन यहीं से ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। ये वेक्टर है, ट्रैक्टर नहीं। हाँ जी, एल एम एन बने रहेंगे, मजबूत होके चलते रहेंगे, मंजिल पे चलना है रायो, मंजिल पे चलना है। कोस अल्फा एल, कोस बीटा एम, कोस गामा एन। होता ये है, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर विथ
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ में ये डायरेक्शन ली गई है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। इनका अब इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ज़रूर याद रखिएगा। ये होता है समेशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है। क्या आता है? 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे? ये हो जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आता है प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। एल को हमने कोस अल्फा बोला था, एम को कोस बीटा, एन को कोस गामा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और कैसे आता है इसको प्रूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। तो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, कमेंट जरूर कर देना, आपका सजेशन सराहनीय होगा, इंतजार है मुझे आपका, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। यस, वाइप द वर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ प्यारे बच्चों आ जाइए, प्रूव करने जा रहे हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। फिर मैच कीजिए प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। आपने बोला सर डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू क्या होता है? कोस अल्फा। हाँ जी, कोस अल्फा क्या आता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। शाबाश। एम को आपने क्या बोला था? कोस बीटा। सर आर वाई अपॉन आर। हाँ जी, एन क्या आया था? कोस गामा। आर जेड अपॉन आर। अच्छा, ये आर क्या था? आर आपने देखा था ये रिजल्टेंट था और इसको आपने लिखा था आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। गेटिंग एवरी पॉइंट? वेरी गुड, एवरी पॉइंट इज क्लियर। देन क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर? यस, ऑल क्लियर। हाँ, ऑल क्लियर। पूछते हैं कॉलेज में कि कितनी बैक लगी भाई, ऑल क्लियर है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये एल रखा है। हाँ जी, एल की वैल्यू रखो, यहाँ से क्या आ जाएगा सर? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। सोल्व कर रहे हैं इसको, देखिएगा। हाँ जी, LHS लेके चल रहा हूँ ना, LHS। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा सर? आर एक्स का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। फिर बच्चों सब में कॉमन आ गया सब। कौन? आर स्क्वायर। ये लो सब आर स्क्वायर एलसीएम। अरे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से सर, इधर आर स्क्वायर करवाओ। ये आर स्क्वायर करते ही ये आ जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। इसकी जगह क्या रख सकता हूँ? आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल इज इक्वल टू 1। यही तो RHS है। ये तो क्या है? RHS। वेरी गुड। आइए एक और क्वेश्चन कीजिए, फटाफट से आप एक और क्वेश्चन की कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ इसको, या 3 हो गया है जो भी है। हाँ जी, प्रूव या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। क्या आएगा? अगर आपको गिवन है कि सर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन से अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में एंगल है, तो आप फाइंड करें कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। आ जाइए प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं, ट्राई करके पॉज करके मैच करें। हाँ जी, सॉल्यूशन देखिए। साइन स्क्वायर अल्फा को 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। बहुत शाबाश, वेरी गुड। साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। इंटेलिजेंट हो गए, शाबाश, वेरी गुड। ऐसा ही बिल्कुल जम के बेट कुल्फी जमा दो तुम बस। 1 2 3 कितना हो गया? आइसक्रीम। ये कितना हो गया सर? माइनस कॉमन लेके लिखो इनको, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 तो इसकी जगह रख दूंगा -1, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। दिस इज योर आंसर। तो प्यारे बच्चों
याद रखिए, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ना है, और दौड़ नहीं सकते तो चलते रहना है। अगर चल नहीं सकते तो आपको क्रॉल करना है, रेंगते हुए आगे बढ़ना है लाइक कछुआ, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। चलते का नाम गाड़ी है। क्लियर है? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। ये प्यारे बच्चों, ये एडवांस केस एक दिया। बच्चे ने कहा कि सर ये बताओ, जज साहब को ये केस सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा इफ कंपोनेंट्स आर नॉट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब कोई दो ऐसी एक्सिस ले ली जो परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे आपने ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ली, दोनों परपेंडिकुलर थी। अब एक ऐसे एक्सिस अज्यूम किया आपने, ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि नहीं सर, हम ये वाला और ये वाला वर्टिकल नहीं कंसीडर करेंगे, अपनी एक्सिस बनाएंगे। ये मैंने बना दी यहाँ पे x1 एक्सिस, और एक बालक बोला ये रही आपकी y1 एक्सिस। अच्छी बात है, परपेंडिकुलर नहीं है। एडवांस केस इफ कंपोनेंट्स आर नॉट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, कहने का मतलब। और ये एंगल बोला इन्होंने कि सर अल्फा है साहब, और ये एंगल बोला साहब बीटा है साहब। ये अपनी एक्सिस x1 और y1 से दो कंपोनेंट के दे रखे, ठीक है साहब। अब बताओ आप कैसे कंपोनेंट करोगे? इसके लिए हम साइन लॉ फॉलो करेंगे, और उसको इनडायरेक्टली लामिस थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लामिस थ्योरम। तो मैं साइन लॉ बताऊंगा, फिर लामिस थ्योरम यही बता दूंगा आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चुटकियों में आप यूँ चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और नीट में एम्स और नीट अब कंबाइन हो चुका है, तो क्वेश्चन आता ही है। जेईई मेन में भी क्वेश्चन आता है। तो कोई भी 3 वेक्टर्स की होगी तो लामिस थ्योरम 3 वेक्टर्स के लिए वैलिड है। बात करूंगा वहां पे, यहाँ आ जाइए। यस प्यारे बच्चों, ये कंपोनेंट इसका इधर लेना चाहता हूं। और साइन लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, साइन लॉ क्या कहता है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, और ये वेक्टर है c। ऐसे कर लीजिए, कैसे भी ऐसे कर लीजिए। c वेक्टर a और b के बीच का एंगल है अल्फा, और a और c के बीच का एंगल है गामा, b और c के बीच का एंगल है बीटा। साइन लॉ बोलता है, साइन लॉ इन ट्राइंगल, साइन लॉ इन ट्राइंगल। सर ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है? इसको ट्राइंगल बना सकते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा, हमें पता है हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ से c वेक्टर। बिल्कुल ऐसे एज इट इज ऐसे कैसे रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही है ये c वेक्टर, और ये यहाँ जाके मिल जाएगा इस पे v वेक्टर, इस तरह से। अब इसमें जो ये एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा, a और b के बीच का एंगल यही हो जाएगा। a और b के बीच का एंगल तो अल्फा जो भी है, और आपके a और c के बीच का एंगल, a और c के बीच का एंगल, a इधर जा रहा है, c इधर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा क्या? गामा, और ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा। इसमें लिखा जाता है सर, जैसे मेरे को लिखना है, ये वाला साइड है ए साइड है, ये बी है, ये सी है। ए अपॉन इस ए लिख रहे हो तो बी और सी के बीच में जो एंगल है उसका साइन ले लो। तो साइन, ध्यान दो, ए लिख रहा हूं वेक्टर ए अपॉन, तो बी और सी के बीच का एंगल कितना है? बीटा, तो साइन बीटा। अगर मैं लिख रहा हूं बी, तो मैं ए और सी के बीच का जो एंगल है उसका साइन ले लूंगा, साइन गामा। इफ आई वांट टू राइट सी, अगर मैं सी लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बताओ? ए और बी के बीच का एंगल। वेरी गुड, साइन अल्फा। दिस इज द ट्राइंगल साइन लॉ, साइन लॉ इन ट्राइंगल। इसी को लामिस थ्योरम यूज करता है, लामी अपना नाम देता है। ध्यान से समझ लो प्यारे बच्चों, अगर मैं ए को लिख रहा हूं तो मुझे साइन लेना है बी और सी के बीच के एंगल का। तो बी और सी के बीच का एंगल क्या है? बीटा।
बी लेना है तो रिमेनिंग टू कौन रह गए, ए और सी, उनके बीच का एंगल कितना है, गामा, तो उसका साइन ले लो। ऐसे सी लेना है तो रिमेनिंग ए एंड बी के बीच का एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा। इन सब का जो रेशियो वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सब का रेशियो एक कांस्टेंट आता है। ये है साइन लो इन ट्राइंगल, क्लियर है एवरी पॉइंट, वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा। आइए प्यारे बच्चों अप्लाई करते हैं, कोई भारी भरकम काम नहीं है, हमने बेसिक्स समझ लिया है, आ जाइए। यस, रेडी फॉर दैट? हाँ प्यारे बच्चों आ जाइए। मेरे को लिखना है इधर वाला जो कंपोनेंट है इसका, वो कंसीडर कर लेता हूँ सर। इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, Rx1, इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा Rx1, और जो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा Ry1। तो यहाँ से R वेक्टर को आप लिख सकते हो सर Rx1 ik प्लस Ry1 jk। ठीक है साहब, लेकिन सर Rx1 Ry1 क्या होगा, वहाँ तो R cos थीटा R sin थीटा होता था, तो यहाँ कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग साइन ट्रायंगल लो। क्या लिखोगे सर, ध्यान दो, Rx1 अपॉन Rx1 ले रहे हो तो रिमेनिंग दो वेक्टर कौन से हो गए, R और Ry1। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बीटा, तो यहाँ लिख दो साइन बीटा। एंगल तो पता ही है, ताल से ताल मिला, ये रहा ताल से ताल मिला। Rx1 निकालना, डिवाइड करो किससे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू वेक्टर्स, R वेक्टर एंड Y वेक्टर, इन दोनों में। अच्छा Ry1 बता दो फटाफट से, Ry1 बताओ फटाफट से। सर Ry1 आ जाएगा तो आपको रिमेनिंग R वेक्टर Rx1 के बीच का एंगल देखना है, वो क्या है, अल्फा। वेरी गुड, तो यहाँ लिख देना है साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या बचा, सेल्फ R वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे R वेक्टर अपॉन, हाँ जी R वेक्टर, तो रिमेनिंग कौन है, Rx1 एंड Ry1, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। कितना एंगल है, अल्फा प्लस बीटा। एम आई राइट और रॉन्ग, यस अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अब फाइंड कर सकते हो, इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को सोल्व करो, तो यहाँ से आ जाएगा सर Rx1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R, ये हटा दें वेक्टर, ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, Rx1 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखें, ध्यान दें, तो प्यारे बच्चों यहाँ से Rx1 क्या आ जाएगा, ध्यान दो, Rx1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे सर R, तो ये है, ये आ जाएगा यहाँ से साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द Rx1। सिमिलरली Ry1 क्या आ जाएगा, R साइन अल्फा अपॉन R साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए, यस प्यारे बच्चों Ry1 निकालना है, तो Ry1 अपॉन साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, R अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से Ry1 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। वहाँ पे क्या आता था, जैसे R साइन थीटा लिखते थे, इसमें डिवाइड में आ रहा है क्या, दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। वहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या आता था, R cos थीटा आता था, इसमें क्या आ रहा है, साइन में आ रहा है सारा, और नीचे क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से ये अपने पास में कंपोनेंट आ गए। तो पहले बच्चों ये थोड़ा सा कोई एडवांस का क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराने की कोशिश की है, कोशिश नहीं कराया है, ठीक है, आप भी ट्राई करें, आप डरे नहीं, कैसा भी क्वेश्चन दे अब आप सॉल्व करने के लिए रेडी है। मैंने आपको ये सिखा दिया है, फंडा और हथियार दे दिया है, चलाना आपको है इसको, ठीक है, कहाँ, एग्जाम में। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चे, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ये कोई वेक्टर दे रखा है, एंगल दे रखा है 45 30 डिग्री, आपकी मनमर्जी की एक्सिस है x1 एंड y1 दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, देख लो, जोड़ के देख लो, 30 प्लस 45 कितना हो गया, 75। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्या ध्यान दे, ध्यान दो कि सर ये एंगल अल्फा बीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं, वही वाला केस हो जाएगा, सिंपल है ना।
अल्फा बीटा भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये ध्यान दो, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इधर वाला बोल दो सर Rx1 और इधर वाला Ry1। अप्लाई करो, अप्लाई कौन सा लो, साइन ट्राइंगल लो, साइन ट्राइंगल लो। क्या कहता है सर, लिखते हैं Ry1 Rx1 लिखते हैं Rx1 लिख रहे हो तो रिमेनिंग टू वेक्टर Ry1 एंड R2 वेक्टर हो गए। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30। अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो Rx1 तो दोनों के बीच का एंगल देखो जो रिमेनिंग है R कितना है 30 और साइन लगा के लिख दो तो ये हो गया साइन 30। शाबाश। अब कौन सा लिखना है Ry1 तो ये हो जाएगा Ry1। हाँ जी प्यारे बच्चों, ध्यान दो, क्या आ जाएगा Ry1 लिखने के लिए सर रिमेनिंग R और Rx1 के बीच का एंगल, तो ये लिख दो साइन 45। अब बचा कौन, सेल्फ रिजल्टेंट R वेक्टर, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पे ओनली R रिमेनिंग Ry1 Rx1, तो दोनों के बीच का एंगल 30 प्लस 45। अब मैं यहाँ से दो को सोल्व कर लूँगा टू टर्म्स को, तो यहाँ से मेरे पास Rx1 वाला फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू साइन 30 डिवाइड बाई साइन 30 प्लस 45 यानी 75। तो ये R की वैल्यू दे रखी है 10 और साइन 30 हो गया हाफ, और साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री याद करो। अगर नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें या आई बटन पे क्लिक करें या प्लेनेट ऑफ फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सर्च करें, ट्रिग्नोमेट्री बाय प्लेनेट ऑफ फिजिक्स। अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे फाइंड करते हैं। साइन 75 की वैल्यू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। अरे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना तो क्या आ जाएगा, ए तो ये रहा बी ये रहा, तो साइन ए 30 तो ये हो जाएगा साइन, देख लो साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो यहाँ से वैल्यू रख दो हाफ √2 प्लस ये हो जाएगा √3/2 एंड ये √2, तो ये आ जाएगा √3 + 1 2 √2, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे फाइंड करते हैं तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा √3 + 1/2 √2। हर एक चीज़ बताऊंगा, बस प्यार से ध्यान से सुनते रहो। तो ये हो जाएगा, इधर लेके जाओ इसको, कितना हो जाएगा 20 √2 डिवाइड बाई 2 √3 + 1, 2 से डिवाइड कर देंगे 10 √2 √3 + 1। अब इसका आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, आपकी इच्छा है, √3 - 1/√3 - 1 से मल्टीप्लाई करके। मैं यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आपको अच्छे से आता है। तो Rx1 आ गया। Ry1 कैसे फाइंड करोगे प्यारे बच्चों, ये रहा Ry1 इज इक्वल टू R साइन, क्या आ जाएगा यहाँ से 45 डिवाइड में कौन आ जाएगा साइन 30 प्लस 45। प्यारे बच्चों वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 1/√2 और साइन 75 की वैल्यू फाइंड कर ली √3 + 1। वेरी गुड, डिवाइड बाय √2। तो सॉल्व कर दो, ऊपर लेके जाओ उसको, तो 20 √2 डिवाइड में √2 √3 + 1, तो √2 कैंसिल, और y1 जो आ गया आपके पास में 20/√3 + 1। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग दिस? तो इस तरह से हमने इसके कंपोनेंट फाइंड कर लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके रियल चांस है 1% जब आप जेईई मेन या एडवांस में जब जाएं या फिर एम्स जैसा लेवल कुछ हो तब जाके ये पेपर बनते हैं। यस, इजी गोइंग पेपर्स में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। आइए मैजिक वाइप द बोर्ड, आ जाइए प्यारे बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है और वेक्टर गिवन है 6i - 8j। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना यहीं पे। क्या है ये, देखो सबसे पहले ट्यूड फाइंड करते हैं। ये आपको मैग्नीट्यूड, तो मोड लगा दो, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। कैसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ i j को उठाया, स्क्वायर किया, ऐड किया और स्क्वायर रूट ले लिया। प्यारे बच्चों 36 64 100 और ये आ जाएगा 10 यूनिट जो भी है। ये ट्यूड आ गया। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोला है सर आप इसको लिख सकते हो इस तरह से। किस तरह से, ध्यान दो, ये है, इसको लिख सकते हो AXi और ये हो जाएगा -AYJ।
तो ये ए वेक्टर। तो डायरेक्शन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई वाला अपॉन ए एक्स वाला। ए वाई वाला कितना है -8, ये 6, तो ये हो जाएगा -4/3। अच्छा कितना एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 54। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3, तो ये माइनस का 53 डिग्री आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, किसके साथ में, विथ एक्स एक्सिस। ये कहाँ से लिया मैंने, आई केव के साथ में, विथ एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। -53 डिग्री का मतलब देखो ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये हो गया यहाँ से एक्स आई केव वाला है ना, और ये हो जाएगा वाई जे केव वाला, और ये हो जाता है -y यानी -j केव यू कैन से। ठीक है, वाई डेज। अच्छा ये बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो ये हो गया यहाँ पे 6, 0, ये कितना है -8। हाँ जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो दे रखा है ना ए, ये ए वेक्टर है। और इधर वाला कंपोनेंट ए एक्स है और इधर वाला कंपोनेंट ए वाई है जो कि नेगेटिव में है। इस तरह से ये डायरेक्शन, और ये एंगल आया ना जो यहाँ से आया, ये हमें पता है कि सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो पॉजिटिव आता है, अगर आप एंगल इधर मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव थीटा आता, आप डाउनवर्ड जाओगे तो वो क्या आता है, नेगेटिव। तो ये कितना है -53 डिग्री। तो आई होप क्लियर, पूरा डिटेल में बताया ऑपरेशन करके इसका। यस, यूनिट वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, यूनिट वेक्टर। और भैया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये होता है वेक्टर अपन मॉड ऑफ वेक्टर। हाँ जी, मॉड क्या आ गया, वेक्टर क्या आ गया, वेक्टर है 6i केप -8j केप डिवाइड बाई 10। तो यह आ गया आपके पास में -6.8j केप। सर इसी को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। आई होप यू एंजॉय। यस मैजिक वाइट द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, कहाँ गए सर, यही है सर। एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। A force F has magnitude 25 Newton. Okay, 2 day उसका 20 and direction of F vector is 37 degree from negative axis towards positive y axis. Very good. Then find its rectangle component, मतलब x axis y axis perpendicular वाले components and represent in I cap j cap. Very simple. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लें। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम x और ये हो गया x डैश, इसको बोलते हैं -i केप, इसको बोल दीजिएगा +i केप। ये हो गया +j एंड दिस इज -j। प्यारे बच्चों, आपको जो फोर्स दे रखा है वो F वेक्टर, वो इस 37 फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस x डैश, यहाँ से किधर चलना है, टूवर्ड्स वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो यहाँ से चले और 37 डिग्री, ये 37 डिग्री आप चल गए। आप बताएं प्यारे बच्चों, ये वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, चलो 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 सही ड्रॉ करो। हाँ ये लो साहब, आपने ड्रॉ कर दिया और इस वेक्टर का नाम है एफ वेक्टर। अब बोला सर इसके कंपोनेंट करो, रेक्टेंगल कंपोनेंट मतलब एक तो इधर वाला, ये वाला एफ एक्स बोल दीजिएगा, और एक कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ एफ वाई वाला। तो सिंपल है, आ जाइए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखिएगा। एफ एक्स क्या आ जाएगा सर, एफ एक्स आ जाएगा एफ कॉस थीटा। थीटा कितना है 37, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कोस में आता है, तो ये हो जाएगा कॉस 37। ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये एफ है और ये एंगल 37 है, और एंगल के पास वाला कंपोनेंट कोस का होता है, कोस लिख दिया मल्टीप्लाई में F25। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया, और याद रखिए स्पेशल ट्राइंगल वाला वो, ठीक है, वहाँ से
ये बना लिया करो, ऐसे ट्रायंगल बना लिया करो फटाफट से। ये 5, ये 4, ये 3, ठीक है। और ये एंगल हो जाएगा यहाँ से 37, तो इसके सामने वाला ये 37, ये क्यों होगा 37, ये होगा 3 और ये 4, ठीक है। 37 का मतलब बेस अपॉन। हाँ प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ से 20 न्यूटन, ये आ जाएगा 20 न्यूटन एक्स के लॉन्ग। वाई वाला कितना आया सर? एफ दूर वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन का, तो एफ साइन 37, सिंपल है। 25 इंटू इसकी वैल्यू होती है 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यह आ जाएगा 15 न्यूटन। ये कैंसिल 5 यहाँ से और ये आ जाएगा 15 न्यूटन। तो सिंपल है। अगर ये आपको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारा जरूर देखें, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स एवरीवेयर। तो यहाँ से आ जाएगा, हमने वीडियो दिया है ना आपको, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आ रहा है तो। एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के, ये आपने लिख दिया। एफ एक्स कितना आया 20 आई केप। अच्छा, जान दो ये एफ एक्स किधर है? नेगेटिव आई केप के, तो ये नेगेटिव वाला है। कौन सा है? नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव। एफ वाई 15 चेक के, ये आ जाएगा आपका एफ वेक्टर। आप मैग्नीट्यूड लेके देख ले, 25 न्यूटन ही एज इट इज आएगा। क्लियर है? तो ये तो पूछा इसमें, हाँ कंपोनेंट्स आ गए और ये इसमें रिप्रेजेंट कर दिया आई केप जे केप पे। आई होप क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें आप। यस, मैजिक वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी है। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3 वेक्टर। ए वेक्टर आपको ये गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सिंपल कर लो। सिंपल कैसे? मान लो ये कोई आर वेक्टर है, ये कोई आर वेक्टर है, रिजल्टेंट मान लो इसका क्या आ जाएगा सर? आर वेक्टर इज इक्वल टू 2a माइनस 3b आप कंसिडर कर लो। अब ए का वैल्यू रख दो, सिंपल है। ए का वैल्यू पुट करो फटाफट से, क्या है 2i के माइनस जे के प्लस 2k के, फिर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2i के प्लस जे के प्लस 2k के। हाँ जी, क्या आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 4i के माइनस 2j के प्लस 4k के, है ना? यही आएगा ना, बिल्कुल। माइनस ये हो जाएगा 6i माइनस 3j माइनस 6k के। हाँ जी, ऐड कर दो प्यारे बच्चों इनको। ये हो जाएगा आई वाला माइनस 2i के, ये कितना हो जाएगा माइनस 5j के, ये कितना हो जाएगा माइनस 2k के। हाँ जी, ये आर वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड मतलब मोड ले लो। मोड ले लो कैसे? आई केप जे केप वाले का स्क्वायर करके ऐड कर दो प्यारे बच्चों। तो ये ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 25, 4, तो कितना आ गया? रूट में 33। दिस इज योर आंसर। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड करना आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर माइनस 3i प्लस 4j 5k। क्या है? ध्यान दो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है। सर पहले हम बात करते हैं एल यानी कॉस एल्फा, इसको क्या लिखते थे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। अब जो वेक्टर ये गिवन है, इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के प्लस आर जेड के के, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा आर मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता ही है सर, स्क्वायर रूट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ आई जे केप। तो ये आई जे केप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं? यस, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ से 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 5√2, 50 आ जाएगा। 50, अरे भैया यार ये लो 25 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 5√2। हाँ जी, अब बता दो ये क्या आ जाएगा? सर आर एक्स कितना है -3, आर कितना आया 5√2। अच्छा जी ठीक है, ये आ गया। फिर एम क्या आ जाएगा? कोस बीटा इज इक्वल टू आर वाई वाला कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। फटाफट बता दे, वाई वाला कंपोनेंट 4 मैग्नीट्यूड √2। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। क्या आ जाएगा सर? सिंपल आ जाएगा कोस गामा।
आर जेड अपॉन आर 5/5 √2, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों। थैंक यू मैजिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके ये पूरे काइनेमेटिक्स में चलेगा, फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स में चलेगा। ठीक है, रिजोल्व द वेट ऑफ 20 न्यूटन, यही हम वेक्टर में इसको सोल्व करते हैं। देखो 20 न्यूटन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन इफ इंक्लाइंड एंगल इज 60 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है जैसे ये कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसे वेट से रखा हुआ है और यहाँ पे आपने रख दिया वेट, कोई वेट है m मास का, ठीक है, और उसका वेट कितना देर का आपको, मान लो ये 2 kg है, ये कितना है 2 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा W = mg, 2 × g में 10 ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 20। g आपको क्या गिवन है 10 मीटर/सेकंड²। g क्या होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड के अंदर टूवर्ड्स द अर्थ, ये वेट जो लगेगा हमेशा किधर लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वापस बोल रहा हूँ, वेट हमेशा एक्ट करता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये वेट हो गया W। हाँ जी, ये इंक्लाइन रखा हुआ है कितने एंगल पे 60 डिग्री पे। अब प्यार बच्चों ये 90 हो गया, ठीक है। मैं इसको रिजोल्व करना चाहता हूँ किस में, एक तो इसके पैरेलल कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90। भैया यहाँ से देखोगे ना, बिल्कुल यहाँ से देखोगे तो ये क्या आएगा 60, ये 30। ये ध्यान रखो, ये वाला एंगल है तो ये वाला सेम आएगा। कैसे 60 ये 90 है तो इन तीनों का 180 होना चाहिए सम, ठीक है। तो ये 60 हो गया, 90 150, तो ये कितना हो गया 30। अब ये इसके क्या है परपेंडिकुलर, तो एक एंगल तो 30 हो गया, तो ये रिमेनिंग कितना आ जाएगा 60 डिग्री। शाबाश, वेरी गुड। अब ध्यान दो 60 आ गया, ये W आ गया, तो एंगल के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये आ गया W, तो इसके पास वाला कंपोनेंट W cos 60 और इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा W sin 60। वापस ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये W है और ये इसके पास वाला एंगल क्या है 60, जो परपेंडिकुलर है इस इंक्लाइंड प्लेन के, ये है इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, तो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है जो एंगल के पास वाला है, एंगल के पास वाला कोस, परपेंडिकुलर वाला साइन, ठीक है। आंसर आ गया सर W अलोंग या पैरेलल लिख सकते हो W sin 60, ठीक है। इस प्लेन पैरेलल टू इंक्लाइन क्या आ गया 20 sin 60 का वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा 10 √3 न्यूटन। परपेंडिकुलर कंपोनेंट W परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा W cos 60, 10 cos 60 हाफ, तो 10 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे और भी क्वेश्चन अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कराएं, आज बहुत मेहनत लगी है प्यारे बच्चों। लाइक ज़रूर करें, जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में लिखें, अच्छा लगे तो लिखें, बुरा लगे तो सजेशन जरूर दें, कुछ भी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर ऑफ, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।